ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर मिलिंग के टूल पाथ। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली पावर मिल के अंदर प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज चाहिए? सबसे पहले हमारे को चाहिए मॉडल। तो मैंने अगर मान लो एक मॉडल यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर से ला सकता हूँ, चाहे वो सॉलिडवर्क्स हो, चाहे वो मास्टर कैम हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं जिनको मैं यूज करके मॉडल बना सकता हूँ। ठीक है। तो मान लो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये है सॉलिडवर्क्स की SLDPRT, सॉलिड पार्ट। तो तुम्हारे पास एक 3D मॉडल है जिसको हम मशीनिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली वो फाइल में भी करप्टेड होगी तो हम स्टेप फाइल उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी जो है मॉडल उठा सकते हैं जिसके ऊपर भी हमारे को मशीनिंग करनी। इसमें हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। जब भी किसी को मॉडल सेंड करना है ना तो स्टेप या IGS पे सेंड करना चाहिए अगर मशीनिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि अगर उसके पास जैसे सॉलिडवर्क्स नहीं भी है तो भी उसकी फाइल वो काम कर सके। ईयरफोन है क्या सर आपके पास? क्या चीज? ईयरफोन? ईयरफोन? ये? हाँ। हाँ, really? ठीक है। तो ये मेरे पास सपोज करो एक मॉडल है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे को ध्यान रखनी है वो रखनी है जेड की डायरेक्शन। ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अगर जो चीजें आपको आती हैं उसको स्किप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज जो हमारे को चाहिए वो जेड की डायरेक्शन चाहिए कि जेड सही है कि नहीं। अगर जेड की डायरेक्शन सही नहीं है तो हमारे को इस मॉडल को यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा, वो हमारे को देखना पड़ेगा कि किधर से कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारे को जरूरत है वो चाहिए हमारे को इसके साइजेस। तो ये देखो यहाँ पे XYZ की वैल्यू आ रही है कि इस जगह पे Z कितना है 36, इधर Z कितना है 42, इधर Z कितना है 36, इधर Z कितना है 20। ठीक है। ऐसे ही हम X की वैल्यू भी देख सकते हैं, Y की वैल्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को नजर आ रही है। तो आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्टली डिमेंशन है कितनी, है ना। क्योंकि हमारे को उसी के हिसाब से टूल चूज करना है, उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी चूज करनी है। ठीक है। जब हमारा मॉडल आ जाएगा तो हमारे को यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर ड्राफ्ट एंगल जैसे सही लगे हुए हैं कि नहीं लगे। ये देखो सारा ग्रीन हो गया, इसका मतलब ड्राफ्ट बिल्कुल ठीक लगा हुआ है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करके देख सकते हैं कि नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू हुआ, आपको कोई भी व्यू देखना है वो हम यहाँ से रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो काम करने के लिए सबसे अच्छी चीज है ये प्लेन शेडेड करके। अब मेरे पास मॉडल आ गया तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें रफिंग का टूल पाथ बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे कॉमन सबसे बेसिक जो टूल पाथ है वो रफिंग का है। अनिल सर, जी जी अनिल सर, जी। हाँ मैं ये पूछ रहा था, हमने ये जो क्लैंप आपने ये किया, ये क्लैंप का क्या था? प्लेन जो लिया नहीं, ये, क्लैंप, लेवल एंड सेट एंड क्लैंप। हाँ लेवल सेट क्लैम्प करेंगे, अभी तो बड़ी दूर है वो। अभी तो हमारा अच्छा पहला अच्छा। दिन है, पहली क्लास है, तो है ना, मुझे नहीं पता आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता।
तो मेरे हिसाब से आप चलो, आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर बताने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो अगर मेरे को एक से ज्यादा पार्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे अलग अलग लेवल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे असेंबली की कोई फाइल है तो उसमें मुझे सारे पार्ट्स को अलग अलग लेवल में डालना पड़ेगा। और क्लैंप का मतलब है कि जिस चीज को हम चाहते हैं कि टूल टच ना करे या मॉडल टच ना करे, तो उसके लिए हमारे को क्लैंप बनाने पड़ेंगे। या हमारा कोई फिक्सचर है, कोई वाइस है, या कोई ऐसी चीज है, नीचे टेबल है ना, तो उसको अलग अलग लेवल में डालना पड़ता है ताकि उसको हम सिलेक्शन में इजी रहे, है ना। अदरवाइज हम सारा एक ही जगह में डाल देंगे तो ये सब कुछ एज ए सरफेस बांधता है। पावर मिल जो है हर चीज को सरफेस बांधता है, ये सॉलिड नहीं किसी भी चीज को मानता। तो उस वजह से हमारे को ये डिवाइड करना, इसको कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज मेरी क्लैंप है और कौन सी चीज मेरी मॉडल है, तो वो अलग अलग लेवल में डाल के ही समझ में आएगा। ठीक है, तो लेवल के लिए मैं आपको ने एक वैसे अलग से क्लैंपिंग की वीडियो भी बना रखी है, वो मैं आपको भेज दूंगा। पर फिलहाल हमारा जो मकसद है वो है ब्लॉक बना। बहुत सारे तरीकों से हम ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान वाला तरीका क्या है कि यहाँ पे सीधा कैलकुलेट दबा दो, तो वो ब्लैंक जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा ब्लॉक का साइज आ गया। पर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमारा वर्क प्लेन है, ये देखो, ये जो हमारा वर्क प्लेन है ये काफी नीचे से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो काम करने के दो तरीके होते हैं कहीं पे भी। एक तरीका क्या होता है कि मैं जो मेरा बेड है मशीन का, है ना, वहां पे मैं अपना वर्क प्लेन को रख लूं, या फिर मैं मॉडल के टॉप पे रख लूं, जो मेरा स्टॉक है उसके टॉप पे रख लूं। तो दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा वर्क प्लेन इस मॉडल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए ब्लॉक, क्योंकि ये साइडों से टेपर है। तो जो मेरा ऑपरेटर होगा, है ना, तो जिसको ऑफसेट लेना है या जीरो सेट करनी है, तो उसके लिए दिक्कत आ जाएगी अगर टेपर होगा तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करूंगा, मैं सेंटर में ले लूंगा, ताकि जब वो इधर टच करेगा इधर टच करेगा तो सेंटर वो अपने आप पिक हो जाएगा। तो वर्क प्लेन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट वर्क प्लेन। ठीक है, यहां से भी ले सकता हूं मैं क्रिएट वर्क प्लेन यूजिंग ब्लॉक। ठीक है, तो ये ब्लॉक के सेंटर में मैं रख सकता हूँ। चलें, चलें। मैं सॉलिड कैल्क मॉडल हूँ, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वर्क प्लेन है। ठीक है, तो ये वर्क प्लेन जो है अभी इस ब्लॉक के सेंटर में है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल आ गया, है ना, तो वो साइडों से अगर फिनिश ना ही भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडल सेंटर में बन जाएगा। साइडों को हम बाद में भी कट मार सकते हैं। पर इस वर्क प्लेन से अभी तक ये एक्टिव नहीं है। तो पावर मिल में हर चीज को एक्टिव करना पड़ता है, चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे एनसी फाइल हो, हर चीज, चाहे टूल पाथ हो, जो चीज एक्टिव होगी उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है, तो वर्क प्लेन को राइट क्लिक करके एक्टिव करेंगे तो ये देखो हमारा जो ब्लॉक है वो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि जब हम ब्लॉक बना रहे थे तो हमने उसको बोला था कि एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से रहना। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्टिव की जगह नेम्ड वर्क प्लेन कर देंगे। नेम्ड वर्क प्लेन मीन्स जो हमने बनाया है। ठीक है, तो एक नंबर भी सिलेक्ट कर लेंगे कि नेम्ड वर्क प्लेन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि ब्लॉक बनाते हुए हमारे को ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा वर्क प्लेन एक्टिव है। अदरवाइज मैं वर्क प्लेन को हिलाऊंगा या किसी चीज को हिलाऊंगा तो वो ब्लॉक भी मॉडिफाई हो जाता है। एक लाइन में अगर पावर मिल सीखना है किसी को, मतलब अगर एक लाइन को ही बोले कि पावर मिल कैसे चलता है, तो पावर मिल को मॉडल से ज्यादा ब्लॉक ज्यादा पसंद है।
ठीक है, ये जो ब्लॉक है, अगर पावर मिल में कहीं पे भी ब्लॉक नहीं है तो वहां टूल नहीं चलेगा। एक आधा टूल पाथ ऐसा है जिसमें बिना ब्लॉक के भी वो चल जाता है, पर बाकी जितने भी टूल पाथ है यहाँ पे सबको ब्लॉक चाहिए। ठीक है, एक एक है, मैं दिखाऊंगा, उसमें ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, पर पावर मिल को ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए। पावर मिल बिना ब्लॉक के काम नहीं कर सकता। जहां पे भी आपको कटिंग करनी है वहां पे ब्लॉक होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मुझे कोई मॉडल बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो रॉ मटेरियल होगा तभी कटेगा। सिंपल बात। फिनिश कर, फिनिश कर, वैल्यू दो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ब्लॉक भी बन गया, वर्क प्लेन भी बन गया। तीसरी चीज जो हमारे को चाहिए वो हमारे को चाहिए टूल, कि किस टूल से मैं कटिंग करना चाहता हूँ। तो हम टूल पाथ के अंदर जाके भी प्रोग्राम टूल क्रिएट कर सकते हैं, मैं पहले से भी क्रिएट करके रख सकता हूँ। अच्छी बात यही होती है कि पहले से क्रिएट करके रख लो। ठीक है ना, उसका जो भी नाम देना है, मान लो मैंने नाम दे दिया एंडमिल 60। ठीक है, उसकी लेंथ दे दो, उसका डायमीटर दे दो, मैंने इसको दे दिया 16 का डायमीटर। ठीक है, टूल नंबर जरूर देना है, फ्लूड कितने नंबर ऑफ फ्लूड्स हैं ये भी जरूर देना है, इसकी लेंथ भी जरूर देनी है। ठीक है, हम बनाए बनाए टूल भी ला सकते हैं, हम क्रिएट भी कर सकते हैं, वो भी आगे जाके देखेंगे कि टूल कैसे क्रिएट करना है ना, और होल्डर कैसे क्रिएट करना है। तो टूल के साथ साथ होल्डर देना भी जरूरी है। ठीक है, तो होल्डर की जो भी डिमेंशन हो, जो होल्डर का जो भी नाम हो वो दे सकते हैं हम। ओवरहैंगिंग भी है, भी कितना ऊपर से हमारे को ओवरहैंगिंग करनी है। अगर मैं 50 कर देता हूँ तो ये ज्यादा अंदर चला जाता है, 80 कर देता हूँ तो ये ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं। तो हमारे को फ्लूट लेंथ का ध्यान रखना है कि मेरी कटिंग कितनी के लिए फ्लूट लेंथ कितनी है। ठीक है, तो टूल दे दिया हमने, जो टूल दिया वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जितना अच्छा नाम देंगे उतना बढ़िया रहेगा, और कभी भी स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, हम हमेशा अंडरस्कोर देने की कोशिश करें। ये ज्यादा ठीक है एज कम्पेयर टू। अब हमने टूल भी दे दिया, वर्क प्लेन दे दिया, ब्लॉक दे दिया, कोऑर्डिनेट वर्क प्लेन दे दिया है। ठीक है, ये जो नीचे ट्रांसफॉर्म का बटन आ रहा है इसको मैं व्यू में जाके हाइड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक, टूल में ज्यादा भी ले सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है एक ही टूल लेना है, मैं टूल ज्यादा भी ले सकता हूँ। तो मुझे मान लो जी एक 8 का चाहिए टूल। ठीक है, तो उसका नाम रख देंगे एंडमिल 8। जो भी उसका डायमीटर है, जो भी उसकी लेंथ है, जो भी टूल नंबर 2 दे दिया। ठीक है, होल्डर देना है, होल्डर भी दे दिया, क्लोज। तो 2 टूल दे दिया हमने। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टूल मैं एक ही बार बना के रख सकता हूँ। हम किसी और फाइल में से भी ला सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा कि किसी और फाइल के अंदर से हम टूल कैसे ले सकते हैं। ठीक है, पर फिलहाल database से डाटाबेस से, हाँ डाटाबेस से भी ले सकते हैं, मैक्रो से भी ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा जिस दिन हम एक दिन ना हम अलग से टूल का बनाएंगे, उसमें टूल क्रिएट कैसे करते हैं, डाटाबेस से कैसे लगते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, वो सारी बातें देखिए। टूल एक्सट्रूड। ठीक है, तो ये ठीक है, उसके बाद बात आती है टूल पाथ की। टूल पाथ हमारे पास बहुत सारे टूल पाथ हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे को चाहिए 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस, जो सबसे ज्यादा चलने वाला टूल पाथ। ठीक है,
पावर मिल में एक और खासियत है जो पता होनी बहुत जरूरी है कि पावर मिल पिछली बातें याद रखता है। जो हमने लेटेस्ट टूल पाथ चलाया वो उसके पैरामीटर्स को याद रखता है। तो अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, दोनों ही है। किसी दिन ये अच्छी बात होगी, किसी दिन बुरी बात होगी। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे भी मार्केट में जानता हूँ, जिनको 3-4 टूल पाथ आते हैं और वो कई सालों से वही चलाए जा रहे हैं। वो आते क्या है, उनको चलाना ही आते हैं, वो पैरामीटर पुराने भरे हुए हैं, वही चले जा रहे हैं उनके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हमारे को हर पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है किस चीज से। मॉडल एरिया क्लियरेंस रफिंग के लिए काम आएगा। नाम से ही पता लग रहा है मॉडल का एरिया क्लियर करना है ना। तो ओके करेंगे तो मॉडल एरिया क्लियरेंस की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये विंडो आ गई हमारे सामने। अब मॉडल एरिया क्लियरेंस में देखो वर्क प्लेन भी है, हमने ऑलरेडी दे रखा है। जो एक्टिव होगा वो आ जाएगा। ब्लॉक जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो देखो एक्स वाई जेड की, वो अपने आप आ रहा है। जो हमारा टूल एक्टिव है, देखो ये डार्क है ये लाइट है, जो एक्टिव है वो आ रहा है यहाँ पे अपने आप। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने पहले दे दी वो अपने आप वो पिक कर लेगा। बाकी की चीजें हमारे को देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा, जैसे ये मॉडल एरिया क्लियरेंस में हमारे को डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा, स्टेप डाउन। हर बार टूल मेरा कितने नीचे जाना है। अब ये 30 है तो 30 एक बार में तो कटेगा नहीं, हमारे को छोटे 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 स्टेप में जाना पड़ेगा। 0.5 0.8 है ना। पर अभी सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम इसको थोड़ा सा 5 रख रहे हैं, नहीं तो वो कैलकुलेशन में ही टाइम लगाएगा बहुत सारा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको 5 कर रहा हूं मैं। और स्टेप ओवर, ये जो 2 लाइनें नजर आ रही है ग्रीन वाली, इन दोनों लाइनों का आपस में कितना गैप है, वो ये होता है टूल के डाई का 45%। यानी मैंने अगर 8 का टूल लिया तो मैं 4 से कम ले सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो मैंने 3 ले ली, तो 3 का स्टेप ओवर, 5 का स्टेप डाउन। ठीक है, ये वैसे 0.5 होना चाहिए असली जिंदगी में। ठीक है, या 0.5 0.8 के करीब। वो डिपेंड करता है मटेरियल, हाँ मटेरियल कौन सा है, टूल अच्छा है तो ज्यादा कट भी ले सकते हैं, है ना। फ्लूट्स कितने हैं, तो अगर बिट्स वाला है तो वो कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थिकनेस है कि हमारे को, अब जैसे हमें पता है कि हम रफिंग कर रहे हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ रफिंग। ठीक है, तो रफ कर रहे हैं तो कितना मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के लिए। ठीक है ना, वो चीज है थिकनेस। अब थिकनेस भी 2 तरीके की है कि हमारे को वॉल्स में कितना छोड़ना है और फ्लोर में कितना छोड़ना है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो दोनों में चलेगा। इस वक्त फ्लोर में भी 1 छोड़ देगा वो, और हाँ वॉल पे भी छोड़ देगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो फ्लोर को छोड़ देगा, फ्लोर में अलग वैल्यू भर सकता हूँ मैं, वॉल्स में अलग वैल्यू भर सकता हूँ। ठीक है, टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, है ना, कि हम कितना सह सकते हैं। तो उसके हिसाब से, अब क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं तो हम 0.1 की टॉलरेंस दे सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा। कई बार क्या आता है ना, हम जूम करते हैं तो हमारे को सर्कल गोल नहीं नजर आता, है ना, तो वो टॉलरेंसेस की वजह से होता है। मेरे से कल भी कोई पूछ रहा था कि जी मेरा ना आर्क बोल, छोटा सा मॉडल था उसका, कहता आर्क सही नहीं आ रही, क्योंकि टॉलरेंस ज्यादा दे रखी है। उसके वजह से प्रोग्राम जो है, जितनी कम टॉलरेंस होगी उतना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम बनेगा, पर उतना अच्छा भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑफसेट ऑल है, इसको एक बार चला के दिखाता हूं मैं, फिर बताता हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे। ऑफसेट ऑल का मतलब है जैसा मेरा मॉडल उसके हिसाब से ऑफसेट, जहां गोल है वहां गोल चला है, जहां चौरस है वहां पे चौरस चला है, जहां पे जैसी शेप है वैसा चला है। ऑफसेट ऑल, है ना, जैसी हमारे नीचे मॉडल की शेप है उसके हिसाब से ऑफसेट चल रही है। ठीक है, सर इसके बैक में जो करना तो वैल्यू यहाँ हाँ। करनी पड़ेगी ऊपर में 24 की हाँ माइनस -24।
ठीक है, तो ये सारी जगह इसने मोटा मोटा कटिंग कर देगा। ठीक है, एक बार इसको चला के देखना हो अगर मेरे को, तो ये देखो ये टूल पाथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको सिमुलेट फ्रॉम पार्ट यहाँ से सिमुलेट कर सकता हूँ। तो उसने अपने आप टूल ले लिया, अपने आप रफिंग का टूल पाथ ले लिया। अब मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, स्पीड तेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑफसेट ऑल का मतलब यही है कि वो नीचे वाली शेप देख रहा है और उसके हिसाब से ऑफसेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से ऑन कर लेता हूं इसको मटेरियल के लिए, इसको ऑन कर लिया और इसको मैंने कर दिया फिक्स और यहां से कर दिया रेनबो। ठीक है, तो अब जो मेरा टूल है वो हमारे को 3D में कटिंग करके दिखा है। ठीक है, अगर मल्टीपल टूल होंगे तो हर एक टूल पाथ का कलर अलग आएगा। अभी तो सिंगल ही है तो इसलिए कोई दिक्कत वाली। इसमें साबुद्दीन का नाम डाल देना। हाँ जी, साबुद्दीन, एक मिनट सर, नाम डाल दो। पेन नहीं है मेरे पास, उनसे सचिन एग्जिट भैया कर को उनसे डाल दो। जी जी। सर इसका बिफोर थोड़ा फिर से समझाइए ना। क्या बताऊं? सर जैसे कि ऑफसेट किया, ये थोड़ा सा नहीं समझ में हाँ, आया। ये ऑफसेट टूल पाथ क्रिएट कैसे? अभी मैंने समझाया ही नहीं। समझ कैसे आएगा, है ना? क्योंकि वो तो मैं अभी दिखाया कि ऑफसेट से क्या होता है। ऑफसेट मॉडल से जैसा मेरा मॉडल होता है उसके हिसाब से ही ये ऑफसेट होता है। यहाँ पे कैसा चल रहा है, जैसी शेप है वैसा चल रहा है। यहाँ पे गोल है तो ये गोल चल रहा है, यहाँ पे चौरस है तो ये चौरस चल रहा है। ये देखो। तो फिर ऑफसेट का वही फंडा है ना सर? हाँ, ऑफसेट का मतलब ये है कि नीचे वाली सरफेस को देखो और उसके हिसाब से चलो। ठीक है, अगर मैं ऑफसेट मॉडल को चेंज कर देता हूँ, मान लो साबुद्दीन, साबुद्दीन। हम सेटिंग में जाके ऑफसेट मॉडल को कर देते हैं चेंज, इसको कर देते हैं रास्टर। ठीक है, रास्टर का मतलब होता है सीधा। जो पुराने जमाने में हम टीवी देखते थे, है ना, और एंटीने की तार हिल जाती थी तो ऐसे लाइनें लाइनें आ जाती थी, उसको बोलते थे रास्टर। हाँ। कलर्ड लाइन है या ब्लू रेड लाइन ऐसे। तो रास्टर का हम्म, मतलब होता है स्ट्रेट लाइन बेसिकली। अगर मैं रास्टर हम्म, कर दूंगा तो वो ऐसी शेप नहीं बनाएगा, फिर वो ऐसी शेप बनाएगा सीधी। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन कटिंग हो रही है, पिंक लाइन जो है वो टूल हवा में चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो क्योंकि हमने उसको रास्टर बोला तो वो ऐसे जाएगा ऊपर से कट के फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर ऊपर से कट। उस अच्छा। चीज को हम अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, ये इसकी तो बन रफिंग गए थे सर। की सेटिंग में चला के, हाँ नहीं, ये जो एरिया है ना प्लान इसको हम पसंद है। एनी कर देंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा, क्लॉकवाइज भी चलेगा एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा, तो ये हमारे थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, पर अगर मैं इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं तो ये देखो ये रास्टर टाइप चल रहा है, ये सीधा सीधा ही चल रहा है। अब ना ये, हाँ। है ना, यहाँ पे कोई चौरस नहीं चल रहा, ये सब जगह ऐसे सीधा सीधा ही चल रहा है। हाँ सर। ठीक है नी, तो हमारे को करना क्या होता है, जब भी हम कोई भी ट्यूटोरियल देखते हैं उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करनी होती है तो हमारे को यही करना है कि इसको कम करके देख लूं, हाँ। है ना, इसको रास्टर की जगह ऑफसेट मॉडल करके देख लूं, इसको रास्टर करके देख लूं, इसको ऑफसेट ऑल कर दूं, है ना। अब ये देखो ऑफसेट मॉडल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने स्टेप डाउन कर दिया कम, ठीक है, ऑफसेट मॉडल कर दिया, तो इसको टॉप व्यू करके देखो।
अच्छा, ज्यादा क्लियर। एक और चीज दिखाता हूँ। अब जैसे मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है कि मेरी हरी लाइनें कहाँ पे हैं, लाइनें पिंक वाली ज्यादा हो गई। ठीक है, वैसे तो ऑफसेट हम्म मॉडल ही सबसे हम्म सही था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ के अंदर, और यहाँ से ये लीड्स और लिंक्स को बंद कर दो। ठीक है, वैसे बंद करते नहीं है, अच्छी बात होती है इनको ऑन रखना, पर क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ से ऑन ऑफ होती है। ठीक है, पता लगे आपका कोई जूनियर है, पावर मिल में काम करता है, और वो आपको ऐसे दिखा रहा है और आप खुश हो गए, भाई वाह टूल लिफ्ट ही नहीं कर रहा ऊपर, है ना। तो उससे बचने के लिए हमारे को ये पता होना जरूरी है कि कोई मूर्ख ना बनाए। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, भाई देखो जी टूल मस्त चल रहा है, यहाँ से कटिंग मूव भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो क्या चीज आपको देखनी है वो हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को एक्चुअली करना क्या होता है, हमारे को एज ए प्रोग्रामर क्या चाहिए, हमारे को एज ए प्रोग्रामर बिना कैलकुलेट किए दिमाग में फोटो बननी चाहिए कि टूल पाथ चलेगा कैसे। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसकी हर बार एक कॉपी बनाऊं। ठीक है, कॉपी बना के चेंज कर दूंगा इसको, फिर कैलकुलेट करूंगा, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि जब ये चलता है तो कैसा दिखता है, जब ये चलता है तो कैसा दिखता है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक, हम्म जिसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मेरे से एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा टूल पाथ चलाऊं, किस मॉडल के लिए, है ना। ये कंफ्यूजिंग है ना, कि मैं रास्टर चलाऊं या मैं ऑफसेट मॉडल चलाऊं। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि दोनों चलाओ, और दोनों चला के देखो कि कौन सा बढ़िया चल, रास्टर वाला ज्यादा बढ़िया है या ये वाला ज्यादा बढ़िया है। एक चीज और चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आती है, तो उसमें आपको टाइम भी पता लग जाएगा और नंबर ऑफ लिफ्ट भी पता लग जाएगी भी कितनी बार टूल उठा। ऐसे ही दूसरे को एक्टिव करो, स्टैटिस्टिक चेक करो कि इसमें कितना लिफ्ट हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि टूल जो टूटता है, टूल जब टूटेगा तो वो उसी दिन टूटेगा जब टूल या तो एंट्री कर रहा होगा या लिफ्ट हो रहा होगा। तो यानी जितनी ज्यादा लिफ्ट, उतना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उतना रिस्क है कि हमारा जो है एक्सीडेंट में या टूल टूटने का खतरा है। पर ऐसा नहीं है कि हम जीरो जीरो लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टूल को इधर इस पॉकेट को काट के दूसरी पॉकेट में तो जाना ही है, तो इधर से उठ के इधर हम्म तो जाना ही है, तो थोड़ी बहुत ही तो लिफ्ट होंगी। ठीक है, तो कई लोग 2 घंटे खराब कर लेंगे लिफ्टें कम करने में, वो भी बात सही नहीं है। तो हमारे को ये चेक करना है कि जब स्टैटिस्टिक्स में कि हमारा जो मशीनिंग टाइम है, कटिंग मूव्स कितनी देर के हैं और रैपिड कितनी देर का है, यानी कि 58 मिनट अगर मेरा प्रोग्राम चलेगा, 58 मिनट्स, तो उसमें 3 मिनट रैपिड चलना। ठीक है, तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ये 3 मिनट ज्यादा है या कम है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि मैं 3 मिनट बचाने के चक्कर में अपने 2 घंटे खराब कर लूं। ठीक है ना, तो दोनों ही चीजें वाइस वर्सा हैं। कभी हमारे को हम ये बोलेंगे खुद से, खुद ही मैं ही बोलूंगा तुम्हारे को कि इसमें ये जो लिफ्ट है ज्यादा है, और कई बार मैं ही बोलूंगा तुम्हारे को कि ये लिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है ना? तो उस चीज का हमारे को ध्यान रखना है ना। 400 के कंपैरिजन में 180 तो ठीक है ना, 400 की बजाय 180 आ जाए वो ज्यादा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, है ना, सेटिंग में जाऊंगा तो यहाँ से कॉपी हो जाती है। मतलब ये क्या है,
क्रिएट ए न्यू टूल पाथ बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है, तो एक और टूल पाथ क्रिएट हो गया। अब जो भी चेंजेस हो रहा है वो इसमें हो रहा है, तो हम तीसरे वाला करके देख लेंगे ऑफसेट ऑल, कि उसमें कैसा चल रहा है। ठीक है नहीं, तो ये तरीका मैं सिखाना चाहता हूं कि हम चेक कैसे कर सकते हैं अभी कौन सा टूल पाथ चलाना चाहिए। वक्त के साथ साथ आपको ये कैलकुलेट भी नहीं दबाना पड़ेगा, कॉपी भी नहीं दबाना पड़ेगा, आपको आइडिया ही लग जाएगा, दिमाग में फोटो बनने लग जाती है कि कौन से मॉडल पे कैसा चलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलना तीनों में से एक ही है, हम तीनों चला के चेक कर लेंगे कि भाई जी हाँ भाई किस में कितना टाइम लग रहा है। इसको 44 मिनट लग रहे हैं, इसको अपना 58 मिनट लग रहे हैं, है ना, इसको 57 मिनट लग रहे हैं, है ना, पर उसमें इसमें जो है सबसे कम लिफ्ट है ना, 129 है, और टाइम भी कम लग रहा है, तो ये हम चूज कर लेंगे और बाकी दोनों टूल पाथों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, वो हमने दोनों बनाए ही सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए थे। अगर मैंने टूल पाथ जो बनाया उसको वाइट टिक कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है प्रोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसको एक और चीज करनी पड़ती है हमारे को, यहाँ पे ऑप्शन होती है वेरीफाई की। तो वेरीफाई तभी होगा अगर मैंने होल्डर दिया हो, मतलब मेरे टूल का होल्डर होना जरूरी है, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है, तो वेरीफाई जरूर करेंगे। मेरे से कई लोग यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछते हैं कि वेरीफाई कैसे करना। तो वेरीफाई तभी होगा जब टूल में होल्डर दिया हो, क्योंकि वो होल्डर देते नहीं तो उनका वेरीफाई होता नहीं। ठीक है नहीं, तो इसलिए वेरीफाई करने से पहले होल्डर होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम वेरीफाई करेंगे टूल पाथ को तो यहाँ से स्प्लिट टूल पाथ बंद कर देना, नहीं तो ये क्या करेगा, हर एक लेवल को टुकड़ों में बांट देगा। ठीक है, तो स्प्लिट बंद होना चाहिए। हम वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं कोलिजन तो नहीं हो रहा, कोई टूल कोई होल्डर कोई चीज किसी चीज के साथ टच तो नहीं हो रही, है ना, मॉडल के साथ तो नहीं टच हो रहा। तो उन सारी चीजों को देखने के लिए हमारे को चाहिए कोलिजन। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। अगर ये ब्लू टिक आ जाए तो इसका मतलब आपका जो मॉडल है बिल्कुल ठीक बना है, कहीं पे एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, टाइम कम ज्यादा कर नहीं वो चेक कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि होल्डर तो नहीं कहीं टच हो रहा, टूल तो नहीं कहीं ऐसी जगह टच कर रहा है जहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये ब्लू हो जाए तो ये मानी के टूल पाथ मेरा ओके हो गया। अब इतनी सारी मेहनत कर ली क्यों की, क्योंकि हमारे को एनसी फाइल चाहिए, हमारे को जी कोड जनरेट करना हमारे को, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी टूल पाथ को राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर टूल पाथ का 5 6 7 टूल पाथ भी हो सकते हैं किसी मॉडल में। तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे सिर्फ एक का इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम चाहिए। एनसी प्रोग्राम कहाँ गया, एनसी प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पे भी ब्लू टिक लगा हुआ है क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके। ठीक है, तो ये एक तरीके से एनसी प्रोग्राम हमारा जनरेट हो चुका है जिसके अंदर एक रफिंग का ये वाला टूल पाथ है। ठीक है, तो इस टूल पाथ की सेटिंग में जाएंगे हम, एनसी प्रोग्राम की सेटिंग में जाएंगे। क्या देखने जाएंगे कि हमारा पोस्ट प्रोसेसर कौन सा है। हमारे पास फानुक की मशीन है, हमारे पास हाइडन 9 की मशीन है, हास की है, कौन सी मशीन। तो जो कंट्रोलर चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, फानुक करेंगे तो फानुक का आ जाएगा। अगर यहाँ पे ना आ रहा हो तो ब्राउज करेंगे। ठीक है, ब्राउज की भी अपनी एक जगह है, कहाँ पे पड़ा होता है ये एडमिन में, पहले सी में जाएंगे, सी के अंदर यूजर, पब्लिक, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऑटोडेस्क, पोस्ट प्रोसेसर, जेनरिक, ये सारे पोस्ट प्रोसेसर। तो आपको ये पाथ जरूर पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये पाथ नहीं पता होता इसलिए उनका टूल पाथ आता नहीं।
ठीक है, तो जो पाथ है उस पे जाके हम पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए। जैसे मुझे मित्सुबिशी का चाहिए तो मित्सुबिशी सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे तो यहाँ मित्सुबिशी भी आने लग जाएगा। ठीक है, फानुक कर देंगे तो फानुक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। फानुक कहाँ पे सेव करना है वो भी हमारे को बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा टूल पाथ है, टूल नंबर कौन सा है, वो भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम राइट कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल हमारी बन गई, टैब फाइल। ठीक है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये हमारी फाइल बन गई है। कहाँ गई है, जहां पे हमने सेव किया था। ठीक है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ पे फाइल सेव की है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जहां पे ये मॉडल पड़ा है ना, बेसिकली ये वहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ये देखो ये आ गया। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे नोटपैड में, तो ये हमारी नोटपैड में हमारा जी कोड जो है जनरेट होके आ गया। ठीक है, समझ आई बात। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे करना है। एक मॉडल बना लेना है, उसके ऊपर रफिंग का टूल पाथ चला के देखना है, उसको मॉडल सेट करके देखना है, रास्टर करके देखना है, ऑफसेट मॉडल करके देखना है, फिर उसको वेरीफाई करके देखना है उनका, है ना। स्टैटिस्टिक्स में जाके टाइम कैलकुलेट करके देखना है भाई कौन से में कितना टाइम लग रहा है। फिर उसकी एक एनसी फाइल क्रिएट करो, फानुक में क्रिएट करके देखो, सीमस में क्रिएट करके देखो, अलग अलग पोस्ट प्रोसेसर के साथ क्रिएट करके देखना है कि कौन सा ज्यादा बढ़िया आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आए सर तो लाइक करना। जी। तो सर अभी जैसे जो फानू के अंदर जो चलेगा वो तो सीमेंस में वो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं नहीं, फानुक वाला फानुक है ना, सीमस वाला। जितना गाय में और मेरे में फर्क है उतना ही फानुक में और उसमें फर्क है ना। तो गाय का चारा गाय खाएगी, हम अपना खाना खाएंगे, वो अपना, है ना। दोनों एक्चुअली लैंग्वेज ही अलग है। जितना इंग्लिश और हिंदी में फर्क है, ऐसे समझो। सही एग्जांपल ये है कि जितना इंग्लिश और हिंदी में फर्क है उतना ही फानुक और सीमस में फर्क है। लिखना तो वही है, आउटपुट तो वही आनी है, पर सीमस की मशीन सीमस का प्रोग्राम उठाएगी, फानुक की मशीन फानुक का उठाएगी। तो पोस्ट प्रोसेसर सही होना। हाँ हाँ, कंट्रोलर जैसा होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी आउटपुट कैसे आएगी। तो जो आपके पास मशीन है उसका पोस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है ना। ओके।